नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। आज हमारे साथ गौर हरि जी है, जिन्होंने स्पिरिचुअल में काफी रिसर्च किया है। आपने कई गुरुओं को सुना होगा, कई लोगों को अध्यात्म की बात करते हुए सुना होगा। पर वो जो बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें तर्क विधि जोड़ देते हैं, जिससे हमें समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो गौर हरि जी की वो खासियत है कि जो भी चीज वो समझाते हैं, वो लॉजिकली साइंटिफिकली समझाते हैं, जिससे आप उसको इजीली समझ सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग रिसर्च किया हुआ है स्पिरिचुअलिज्म में। और गैलेक्टिक वेव्स, 5D कैसे हार्ट को रिसेट करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, ऐसी अलग अलग बहुत सारी उन्होंने रिसर्च की है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौर हरि जी। गौर हरि जी, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे लोग जान पाए आपका काम क्या है और आप कैसे काम करते जी, सभी को नमस्ते। मैं एक्चुअली साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूँ और मेरा पूरा स्टडीज़ जो है डीएनए और एमिनो एसिड्स के ऊपर मैंने थ्रू आउट मास्टर्स पीएचडी, फिर पीएचडी के साथ साथ हमारा जो एक पूरे भारत भर में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था सीएसआईआर, जिसको हम काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं, उसके द्वारा फंडेड जो हमारा एक प्रोजेक्ट था, जिसमें से भारत में पहली बार हम जो जिसको लील कहते हैं माइक्रो अलगी, उससे जी। उससे हमने बायोडीजल बनाकर पूरे भारत को वो दिया है। वो उसके ऊपर हमारा एक यूएसए के ऊपर पेटेंट भी है। तो इस दौरान क्या हुआ कि मैं काफ़ी थ्रू आउट रिसर्च करता गया और डीएनए में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट था। सो उसके द्वारा मैं पहली बार जो एक टुआस का एक फेलोशिप होता है, जिसको द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस कहते हैं, पूरे जी। दुनिया भर से 150 बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिलती है। उसमें मुझे चांस मिला चाइना जाने का, और चाइना में मैं करीब करीब 5.5 साल पीएचडी करते हुए वहाँ पे मरीन लाइफ के ऊपर रिसर्च किया। तो इस दौरान मैंने देखा कि सारे जो हम जीव हैं, चाहे मनुष्य हैं या जल में रहने वाले, जिनको एक्वाटिक एनिमल्स या तो एक्वाटिक फ्लोरा एंड फाउना कहते हैं, उन सभी के अंदर हमारा एक इंटर रिलेशनशिप है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हवा हम श्वास में लेते हैं, तो उसके ऊपर मेरा फिर ध्यान गया कि इसमें जो आइसोटोप्स अवेलेबल है, जिसको हम कार्बन आइसोटोप और नाइट्रोजन आइसोटोप कहते हैं, उन सभी आइसोटोप के साथ साथ हम सारे जीव जो है इंटरकनेक्टेड। जैसे हम कहते हैं कि बंदर और हमारा जो जीन और डीएनए है, जो वो 99% मैच है। तो अगर कुछ नए साथी सुन रहे होंगे हमको, तो आज हम मैं थोड़ा सा उसके ऊपर शेयर करना चाहता हूँ कि जो आइसोटोप्स के द्वारा हम स्टडी करते हैं, कार्बन जी। का, नाइट्रोजन का, तो हमारा जो खाने पीने की विधि और जो डाइजेशन प्रोसेस है, हमारा पूरे जीव जंतु इस पृथ्वी में जितने हैं, हम 99.9% सिमिलैरिटी है। जी। ऐसा कह सकते हैं कि होल वर्ल्ड का जो भी जीवन है, वो एक ही अ, धारा से चलती है। और हमारा जो पूरा प्रोसेस है अंदर से, जो हम हर एक सेल के अंदर हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस, खाने को ग्रहण करने का प्रोसेस, वो सब समान है। तो वहाँ से जब पैंडेमिक का बात नहीं था, फिर भी मेरा स्कॉलरशिप वहाँ पे ख़त्म हुआ, तो मुझे इमिडिएटली इंडिया आना पड़ा। और उसके बाद मेरा झुकाव जो है फ्रीलांसिंग के तरफ गया, और मैं साइंटिफिक बैकग्राउंड छोड़कर एक डिजाइनर की तरह काम करने लगा, जिसका ना साइंस से कोई लेना देना है, ना स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना है। बट इट वाज ए डिवाइन प्लान कि पूरे दुनिया भर में जब हाहाकार हो रहा था, तब भी मुझे एक अच्छी स्रोत मिल गई कमाने खाने का, जिसमें हम लेजिटिमेटली पूरी मेहनत करके खुद को हम सेटल कर सकते हैं। तो मुझे होप आया कि मैं जीरो से कुछ शुरुआत कर सकता हूँ हमेशा।
क्योंकि लोग बताते हैं कि सब कुछ खो दिया है उन्होंने। नहीं, आप अगर फोकस्ड हैं और आप सही में लेजिटिमेटली काम करके मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमेशा एक ओरिजिन पॉइंट है जहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो वहां से मेरे अंदर एक प्रश्न अपने आप उठने लगा कि ह्यूमन का क्या लाइफ यही है कि स्रोत में हम जन्म हुए और धीरे धीरे सोसाइटी में सीखते गए हर चीज को, और सब चीजें हमारे ऊपर थोपी जा रही है। क्यों जी। हम कुछ खोज क्यों नहीं रहे खुद से? तो प्रश्न यही उठा कि मेरा जीवन का क्या एक्चुअल में एम है। तब वहां से मेरा स्पिरिचुअलिटी के प्रति झुकाव हुआ, और पहले मंत्रों का साधनाओं से शुरुआत होते होते पीएमसी फाउंडेशन में जो अनापानासती है उसको सीखा। फिर श्री विद्या में भी काफ़ी रुचि रही, तो वहाँ पे ललिता सहस्त्र नाम से लेकर सब कुछ प्रयोग में लाया। फिर धीरे धीरे फिर क्रिया योग में भी दीक्षित हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम हर चीज में जब हम इंटर रिलेशनशिप ढूंढते हैं कि खाली स्पिरिचुअलिटी में ही क्या धारा है, खाली साइंस में ही क्या धारा है, तो मेरा रुचि हुआ कि क्यों ना इन दोनों का एक मिली जुली स्रोत को ढूंढा जाए, जी। ताकि आज के जो हमारे नई पीढ़ी है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा उनका माइंडसेट में योगदान है, तो उनको अगर इस धारा में लाना है, इस शिफ्ट के प्रति, तो उनको कहीं ना कहीं साइंस के रेफरेंस दीजिए, खोजिए। और स्पिरिचुअलिटी में जो चीज़ें टेबू है या तो डॉगमा कहकर स्पिरिचुअलिटी वाले छोड़ देते हैं, उन सब के स्रोत को ढूंढिए, इनके साथ मिलाइए। तब क्या हुआ बराबर। कि जो हमारा एक एम था कि लोगों को और आगे लाना है और जागृत करना है कि पृथ्वी में जो चेंज हो रहा है, हम क्या उसमें रोल निभा सकते हैं। जैसे कि आप खुद विशाल जी, आप अवेयरनेस के नाम पे सारे एजेंडे को सामने लाते हैं, लोगों को वो सत्य दिखाते हैं कि असल में बैकग्राउंड में डेवलपमेंट के नाम पे कैसे कैसे चीजों को लोगों को ठगा जा रहा है। तो इसी तरह हम चीज़ों को जोड़ते गए। अब एक अच्छी खासी एक फैमिली जैसा है जहाँ पे हम लोगों को आने वाले शिफ्ट के समय पे कैसे हम तैयार कर सकते हैं, नॉट ओनली साइंटिफिक बट आल्सो विथ द स्पिरिचुअलिटी। खुद उसमें ध्यान भी है, और हमारा एक साइंटिफिक दृष्टिकोण है जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस धीरे धीरे हो रही है। जी। इसमें शिफ्ट की जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इतने संवेदनहीन हो गए, विवेकहीन है, कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि शिफ्ट हो रहा है। उनको ऐसा ही लगा जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो वो जो लोग भी ये सुन रहे हो और जिनको ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो भी जांच सके कि शिफ्ट हो रहा है, जी। वो भी समझ सके, उसके लिए वो लोग क्या ट्राई कर सकते हैं या क्या समझ सकते हैं? जी। जब हम एक ही एस्पेक्ट को देखते हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी को देखें, उसमें बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं जिसको हम प्रोफेसी कहते हैं। और जो धर्मगुरु बताते भी हैं, उन सब से एक एक चीज लाकर लोगों के सामने परोसी जाती है कि कोई चेंजेस होने वाला है, कोई प्रलय होने वाला है, या तो धरती का जो समय है जिसको हम युग के नाम पे जानते हैं, तो उस युग का भी परिवर्तन हो रहा है। तो लोगों का एक माइंडसेट में ये फिक्स है। जैसे हमने तमाम सारे स्पिरिचुअल सीरियल्स हैं, टीवी शोज हैं, उसमें देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो हायर कॉन्शियसनेस का है, उसके पास एक कुछ मायावी शक्तियां हैं, वो धरती पर आता है और अवेयरनेस फैलाता है कि देखो मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये लगभग सारे धर्मों में प्रचलित है। और जो धर्म में प्रचलित नहीं है, उन धर्मों को अगर आप हिस्ट्री देखेंगे,
उन धर्मों को तो मिटा दिया गया, जैसे कि जोरास्ट्रियज्म है, या तो जुडाइज्म है, और भी बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म गुरु की बात की गई, उसने धर्म के नाम पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन कभी गॉड का कॉन्सेप्ट उसने नहीं बांटा, तो उनको भी हिस्ट्री से मिटा दी गई। दैट मीन्स टाइम टू टाइम, इतिहास के नाम पे हो या धर्म के नाम पे हो, एक समय का परिवर्तन को आर्टिफिशियली लाया जा रहा है। तो उसको हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या तो कोई ऐसे वर्ल्ड, विश्व का एक पायदान है जहाँ पे रिसेट की बात की जाती है। दैट जी मीन्स इट इज ए रेवोल्यूशन विच इज क्रिएटेड आर्टिफिशियली, मतलब इंसान के द्वारा बनाई गई एक ऐसी आंदोलन विधि जिसके द्वारा मनोस्थिति को बदला जा सके कि वो आगे विकास कर सके, और पुरानी चीजों को टैबू है, डॉगमा है, या तो अवांछित चीज है बोल के छोड़ देना। तो उसमें क्या है कि एक चीज हमने जब रिसर्च किया कि कौन कौन से चीजें मनुष्य के माइंडसेट से, या तो जिसको हम अवचेतन मन से हटा दिया गया, तो एक चीज ये आई कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना का जो विकास है, उस चीज को पूरी तरह से छुपाया गया। और उस चीज को बढ़ाने के लिए न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में क्या लाया गया? योगा। योगा में अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस, जिसमें आप जिस धरती पर हो उसी को ही और अच्छा बनाने का, दैट मीन्स जब हम उसको डीप डाइव स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि मैट्रिक्स को और बखूबी तरह से आप एंजॉय कर सको, चाहे मैनिफेस्टेशन हो, एबंडेंस हो, इन सभी चीजों का एक एक और हायर मेडिटेशंस को या तो योग विधि को लाया गया, जिसमें आप इस मैट्रिक्स को और अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। जी बट जो असल में रिसेट का जो फेनोमेना है वो ये नहीं है। तब क्या हुआ कि स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा बीच में रख के साइंटिफिक चीजों को बीच में लाया गया कि असल में हो क्या रहा है। तब हमने देखा कि एक अलाइनमेंट होती है, जहाँ पे आप सबने सुना होगा कि एक फोटोन बेल्ट से गुजर रहा है हमारा सोलर सिस्टम। यानी कि हमारा सोलर सिस्टम में तो एक सूर्य है, लेकिन पूरे गैलेक्सी के एंगल से अगर देखें पूरा आकाश गंगा को, तो उसमें भी एक सेंटर में सूर्य है। और वो सूर्य क्या करता है? अगेन वो सूर्य भी, जो जिसको हम ब्रह्मांड के तौर पे देखें, यूनिवर्स के तौर पे देखें, वो सूर्य भी एक बहुत बड़ा सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। यानी कि सभी एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं। तो वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जिसको हम रिसेट टाइम कहते हैं, तो वो जी क्या करता है जब वो एक धारा में अलाइन होते हैं, जिसको हम गैलेक्टिक इक्वेटोरियल अलाइनमेंट कहते हैं, जिसमें क्या है कि जो गैलेक्सी का सूर्य है और उस गैलेक्सी में जितने सोलर सिस्टम है, जिसको हम, हमारा एक सोलर सिस्टम है, टाइगोटा है, मेरोपे है, ऐसे और भी सोलर सिस्टम है। तो वो क्या होते हैं, हर 26,000 साल में एक बार वो सभी एक धारा में या तो एक लाइन में आते हैं। और जिसको हम सॉलिस्टिस कहते हैं, यानी कि उसको हमारे धर्म ग्रंथ पुराण में संक्रांति के आसपास का समय कहा गया, जहाँ पे ना पूनम है ना अमावस है, वो बीच का समय। वो 26,000 साल में एक बार वो सॉलिस्टिस के समय, उस सोलर सिस्टम के अंदर भी जितने सारे ग्रह हैं, जैसे कि हमारे इसमें नवग्रह है, वैसा ही और भी सोलर सिस्टम है इस गैलेक्सी में, उनका भी सभी ग्रह हैं। जब वो एक साथ एक लाइन में होते हैं, तब क्या होता है कि ये जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन है, वहां से एनर्जी जो है चैनलाइज होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि टूटे तार को एक साथ रखा, तब करंट जो है प्रवाहित हो रही। तो वो समय को भी साइंस में जो एनवायरमेंटल रिसर्च स्टेशंस है, उसको वो लोग बार बार स्टडी करते आए हैं।
भले वो नासा हो या तो रशियन जो स्पेस साइंस है। तो उसमें उन्होंने देखा कि जब जब ये एनर्जीज आती हैं, तब पास्ट हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में भी आर्टिफिशियली उन चेंजेस को लाया गया इंसान के मनोस्थिति को बदलने के लिए। दैट मीन्स अगर जो जागृत पर्सन है, अगर वो उस एनर्जी को अपने हाथ में लेकर पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करना चाहे, या तो इंसान को भेड़ की तरह चलाना चाहे, वो भी पॉसिबल है। जैसे हमारे ब्रिटिश के टाइम में एक बहुत बड़ी स्लोगन थी कि जोर जार मुलक, यानी कि जिसका जोर है उसका ही मुल्क है। सो इस मैट्रिक्स में भी अभी तक जो मानवता, ये कह लीजिए कि सो रहा है, या तो भेड़ की तरह एक गुट में जो चल रहा है, चाहे कोई भी सिस्टम में हो, मैट्रिक्स के अंदर सभी सिस्टम एक जैसा ही है और कंट्रोल ही किया जा रहा है। तो अब उन्होंने देखा कि ये जो 26,000 साल में जो एक रीसेट होता है और ये एनर्जीज आने वाली है वर्तमान में, तब उन्होंने पहले से ही उस चीज को स्टडी करके बताया कि अब जो है फाइनली खेल खत्म है। क्योंकि ये जो फाइनल शिफ्ट होती है, अभी तक मुझे मेरा जो एक ओपिनियन या तो मेरा एक दृष्टिकोण है कि ये एंटायर सोलर सिस्टम जो है एनर्जेटिकली उस गैलेक्सी के अंदर शिफ्ट होती है हायर एनर्जी प्लेन में, ऊर्जा के स्तर पे। तब क्या होती है कि ऊर्जा जब बदलती है, जैसे कि हम कहते हैं कि एक डायमेंशन है या तो परिस्थिति है, वो जब परिस्थिति बदलेगा तो उसके अंदर के सारी वास्तविकताएं बदलेगी। तो वास्तविकता है क्या असल में? जो अभी आप हम सब दुनिया में देख रहे हैं, खा पी रहे हैं, भुगत रहे हैं या भोग कर रहे हैं। सो ऊर्जा के स्तर में ही अगर बदलाव आ जाएगा, तो जैसे हम टेक्नोलॉजी के स्तर में देखते थे कि पहले हम टेलीफोन घुमाते थे, तो टेलीफोन ऑपरेटर को फोन करते थे कि भाई इस नंबर पे आप फोन लगाइए, तो वो हमको रिकनेक्ट करते थे। ये 90s की बराबर। बात है। फिर जब 2000 हुआ तो हम डायरेक्टली फोन करने लगे। फिर जब मोबाइल आया तो कहीं पे भी जाकर फोन करने लगे, लेकिन उसमें एक बंधन था कि स्टेट से बाहर जाए हमको रोमिंग लगेगा। फिर ये आ जी। गया कि आप स्टेट में कहीं पे भी जा सकते हैं, दुनिया भर में एक ही ये है। अब ऐसा हो गया कि आपको फोन करना पूरा फ्री है। बराबर। तो इसी तरह जब हम ट्रेंड को देखते हैं, तो ये जो बदलाव है, ये उसी ऊर्जा का एक छोटा सा पार्ट है जो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई। तब जी। हम फिर से देखते हैं कि हिस्ट्री में या तो इतिहास में कौन सा ऐसे बदलाव है जो स्वतः हुआ, किसी ने कंट्रोल नहीं किया। तब हमने देखा कि तीन ऐसे पीरियड थे, टाइम पीरियड, जिस समय ये पृथ्वी का पूरी तरह से ऊर्जा जो है शिफ्ट हुई। तब तब देखा गया कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक तत्व है, पृथ्वी का जो पोल है, और पृथ्वी में रहने वाले जो जीव जंतु है, वो भी इस शिफ्ट के दौरान परिस्थिति वाइज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए। जिसमें हम होली मोहम्मद का एग्जाम्पल देते हैं कि जब वो पाया गया तो उसके मुंह के अंदर, उसके फॉसिल जो था, जीवाश्म जो था, उसके मुंह के अंदर ग्रीन सूखे घास पाए गए। तब जी। पता चला कि वो असल में अंटार्कटिका में नहीं था, वो यहाँ था जो शिफ्ट हो गया। अब जो हम्म। बता रहे हैं कि वो इंसान का क्या है, क्योंकि जी। ये जो पार्ट है, ये असल में जो साइंटिफिक आर्टिकल अगर पढ़ते हैं उनको ही पता चलेगा। अदरवाइज ये कोई नेशनल जियोग्राफिक हो या तो कोई डिस्कवरी है, ये सब में कोई रिपोर्ट्स आए ही नहीं, क्योंकि हाँ इनको हाँ। दबा कर रखते हैं। अदरवाइज जी। क्वेश्चन उठना शुरू हो जाएगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन के नाम पे क्या चल रहा है। जैसे हमने अभी देखा कि जो मामत थे या तो कोई और भी जीव जंतु थे, वो पिछले शिफ्ट के दौरान या तो वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि लोप पा गए, या तो अ, कोई और धरती के पार्ट में जाकर वो जीवाश्म बन गए, जिसको हम फॉसिल कहते हैं।
लेकिन मनुष्य के अंदर कभी ये प्रश्न नहीं उठा कि एंटायरली जब शिफ्ट हुआ, धरती का पोल शिफ्ट हुआ, या तो पूरी तरह से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो बदल गई, तो इंसान था कहाँ उस समय? क्या बंदर की तरह ही पत्थर घिसकर आग जला रहा था? नहीं। ये स्टडीज को दबाई गई, क्योंकि ये स्टडी जो है, जो डार्विन का जो इवोल्यूशन है, थ्योरी इवोल्यूशन, जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को बात की गई, वो थ्योरी के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा था। ये हमने पिछले डीएनए सेशन में थोड़ा सा इसको टच किया, बट आज पूरी तरह से इसको डिसमेंटल करते हैं कि किस तरह इंसान को भी हिस्ट्री में छुपाया गया। तो उसका जब हम साइंटिफिक स्टडीज करते हैं, या तो पिछले साइंटिफिक आर्टिकल्स को निकालते हैं, जो इंसान का जो जीवाश्म यानी कि ह्यूमन फॉसिल का जब हम स्टडीज करते हैं, तब वो पाया जाता है एक चौंकाने वाली बात, जहाँ पता चलता है कि इंसान का जो हाइट था वो मोर देन 7 फीट थी। और उसका जो स्कल का जो कैपेसिटी है, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, आज के समय से वो 1.5 गुना बड़ा था। और वो एक, अगर उसको कंप्लीटली सेव कर दिया जाए मेरे जैसा, तो वो एक एलियन जैसा दिखता था। बंदर जैसा नहीं, वो एक एलियन जैसा दिखता था। और उसके अंदर का जब ब्रेन कैपेसिटी को जब स्टडी की गई, तो पता चला कि उसके अंदर कॉग्निशन कैपेबिलिटीज, जिसको हम हायर ब्रेन कैपेसिटी कह सकते हैं, जिसके अंदर क्लेयरवॉयंस है, वो टेलीपैथिक मैसेजेस कर सकता है, जिसके अंदर दूसरे आयाम या तो यूनिवर्सल नॉलेज जो है उसके अंदर थी। और वो जो भाषाएं जो बोल रहा था इंसान, वो आज के भाषा से कंप्लीटली अलग था। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं, वैसा हमारा जो जॉ है, जॉ लाइन जो है, वो चेंज होता है। जैसे आप गुजराती बोलते हैं और गुजराती के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं, तो आपका ये जो एंटायर स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। उसको कहते हैं हम फिनोटिपिक स्ट्रक्चर्स, जो हम देख सकते हैं। तो फिनोटिपिक स्ट्रक्चर जो है, वो डायरेक्टली कंबाइन होता है हमारा जेनेटिक मेकअप से, जिसको हम डीएनए कहते हैं। तो मैं अगर उड़ीसा से हूँ और गुजरात में शिफ्ट हुआ, तो मेरा अंदर का भी जीन जो है, उस जगह, परिस्थिति, और जो मैं मेरा खान पान, बोलने का जो शैली है, वो चेंज हो जाता है। तो इसको हम साइंस में कहते हैं जेनेटिक पूल। एक जीन का पूरा एक बहुत बड़ा, ऐसा कह सकते हैं, रील जैसा, फिल्म जैसा। तो ये जो रील है, जब पुराने जीवाश्म को जब स्टडी की गई, तब उसके अंदर हायर कैपेबिलिटीज थे, उच्च स्तरीय नॉलेज थे। वो अलग लैंग्वेज बोलता था। और उसके अंदर का जो बहुत सारे जो अलग अलग क्वालिटीज थी, आज के इंसान से वो बहुत उन्नत था। लेकिन स्टडीज में क्या दबाई गई कि वो बंदर से इंसान बना, यानी कि आज जो अभी हम हैं, वो इवोल्यूशन के तौर पे हम हायर क्वालिटीज में हैं। अभी भी अगर हम डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डालेंगे, तो बंदर से इंसान बनने वाला वो पिक्चर एक फिक्स है दिमाग में। और इसमें एक ऐसा भी दिखाया गया है कि पहले के जमाने में लोग ज्यादा नहीं जीते थे, अभी जी के जमाने में कि मतलब लाइफ स्पैन उनका बढ़ गया है, ऐसा भी जी दिखाने में आता है। जी जी। उसके ऊपर भी आते हैं। जब उस जीवाश्म का लाइफ स्पैन को स्टडी गई, की गई, और उसका जो लॉन्जिविटी है, जिसको हम लाइफ लॉन्जिविटी कहते हैं, उसको देखा गया, तो जो एवरेज था वो 90 से ऊपर था। आज के टाइम में इंडिया में अगर देखें, भारत में जो एवरेज लाइफ लॉन्जिविटी है, वो है 52 से 55। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं, कैंसर से लेकर हार्ट अटैक के अंदर उसी एज पीरियड में वो चल बसते हैं। तो जो एवरेज है वो 52 हो गई। और हमारा जो सारे जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, वो पूरी तरह से कम हो गई, अगर हम ह्यूमन फॉसिल की बात करें तो। लेकिन स्टडीज में क्या पढ़ाई जाती है कि इंसान हिस्टोरिकली 3 टाइप के थे।
एक था क्रोमाग्नन, एक था नियंडरथल, और तीसरा और एक, और जो ऑस्ट्रेलिया में जो पाई जाती थी इंसान का एक प्रजाति। तो उनका जब चित्रित किया जाता है हमारे जो हिस्ट्री है या तो ज्योग्राफी में जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, उनको पूरी तरह से बंदर की तरह दिखाया गया। जी हाँ, वो बंदर की तरह दिखते थे, बट इन तीन कैटेगरी से वो बाहर हैं। और उनका जब स्टडीज पता किए, मतलब मैंने खोजा, तब पता चला कि जो आज का हम जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं कि होमो सापियंस है, वो उस समय होमो इरेक्टस था। इरेक्टस मतलब इरेक्ट यानी कि सीधा और लंबा। और बराबर। उसका जब एवरेज पता किया तो पता चला कि 7 फीट 4 इंच था उसका हाइट। ओ। इसीलिए उसको इरेक्टस बोलते थे। लेकिन डार्विन के थ्योरी के अनुसार क्या बताया जाता है कि वो बंदर है, वो ऐसा चलता था झुककर, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड था वो सीधा नहीं था। तो इसी तरह हर एक टाइम पीरियड में डेटास को मैनिपुलेट किया गया। तब पता चला कि अगर ये इंसान अगर इतने अनुभवी थे और इतने विकसित थे हमारे से, तो ये पिछले जो टाइम पीरियड में पोल शिफ्ट हुई और ये सब जो चेंजेस हुए धरती के ऊपर हर 26,000 साल में एक बार, तब वो कहाँ थे। तब पता चला कि वो उसी जगहों में रहते थे जहां जहां, जैसे ये आदि जीव जंतु रहते थे, जैसे कि मामथ है और भी स्पिंक्स है, वैसे जीव जंतुओं के साथ ही वो रहता था। और उस समय का जो इवोल्यूशन का जो जो समय काल था, वो इस समय काल से बिल्कुल अलग था। तब पता चलता है, अगर हम सारे चीजों को अगर इंटरकनेक्ट करें, तब पता चलता है कि ये हर 26,000 साल का एक रीसेट है। रीसेट यानी कि पुनर्व्यवस्थीकरण, चाहे आर्टिफिशियली लाया गया हो या तो प्राकृतिक नेचुरल तरीके से लाया गया हो, जिसको हम हमको हमारा एक बहुत बड़ा लूप होल है इंसान ब्रेन थॉट पैटर्न का। या तो हम राइट को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में चले गए। अगर लेफ्ट को ज्यादा यूज किया है तो साइंस को आधार करके हम क्या करते हैं कि हर चीज को लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जी। शिफ्ट को जो है, आधे लोग इस तरफ के लोग मना करते हैं, इस तरफ के लोग मना करते हैं, क्योंकि उनके एजेंडा को वो सेट नहीं हो रहा। और जी। भविष्य किसी ने नहीं देखा है। जो लोग, इवन साइंस के लोग प्रेडिक्ट करते हैं, वो स्टैटिस्टिकली प्रेडिक्ट करते हैं। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में, जो लोग बोलते हैं कि ये भविष्यवाणी है करके, उन्होंने इसी स्केलर नेटवर्क के अंदर रहने वाला एक इंफॉर्मेशन को कैच करके उसके अंदर का जो कैटेकलिज्म है, जो प्रलय का जो एक स्टोरी है, वो हर धर्म में चिपकाया गया। और जब बराबर। हम इंटरकनेक्ट करते हैं साइंस का और स्पिरिचुअलिटी का डेटा को, तब पता चलता है कि नहीं, ये जो फाइनल शिफ्ट है, जो ये 26,000 साल का अंत में ऊर्जा के स्तर पे एक जो पूरी तरह से परिवर्तन होगा, यहाँ जिस एनर्जीज को दबाई गई है, उस एनर्जीज का पुनर्विकास होगा। तब क्या है, अगेन हम जो स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा छोड़े थे उसको पकड़ते हैं। तब पता चलता है कि जो चीजें हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सब के अंदर भी थोड़े बहुत लूप होल्स है। अगर हम उस चीज को खोजें तो उसके अंदर का जो ऊर्जा है उसको पकड़ सकते हैं। जैसे कि जो जो चीजें हम बोलते हैं, हमारा जो लैंग्वेज है, हम ये तो जानते हैं कि इंग्लिश में हो या हमारे संस्कृत में हो, उसको कहते हैं कि बीज, जिसको हम सिलेबल कहते हैं। तो बीज जो है, 5 बीज मंत्र से ये पूरा सृष्टि बनी है, ये हर एक प्रोफेसी में कहा गया, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। तो उस बीज को जब हम देखते हैं, और बाइबल, क्रिश्चियनिटी या तो हदीस जो है, जिसको हम कुरान का जो मेन सोर्स है,
उसके अंदर भी देखते हैं तो पता चलता है कि कोई एक सिलेबल की बात की जा रही है। वो सिलेबल और आज के टाइम का जो बोली है, जिस लैंग्वेज सिस्टम है, उसको देखते हैं तो वो एंटायरली उल्टा है। दैट मीन्स स्ट्रेटेजिकली या तो एजेंडे के तहत उस ऊर्जा को बदली गई। जो हम पिछले बार एक सेशन किया था जिसमें हमने इस चीज को एक्सपोज किया है कि कॉन्वेंट क्या है। सो इसी तरह आज हम एक चीज को जानते हैं जिसको हम फादर कहते हैं, मदर कहते हैं, मम्मी कहते हैं। उन सब के अंदर कितनी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं। जी जो फादर है, अगर हम उस इंग्लिश का अगर ओरिजिन देखेंगे, जो फादर है, फादर मतलब जो सबसे दूर है। जी इंग्लिश का ये शब्द है। अगर बीच में से आर उठा दें तो आज के डिक्शनरी, जो ब्रिटानिका डिक्शनरी में जो हम पढ़ते हैं, वो बाप है। जी असल में बाइबल में ये शब्द इसीलिए बनाया गया, जो सोर्स है, जो सृष्टि करता है, जो सबसे दूर है, उसको फादर बताया गया। और जो मदर है, जिसको उन्होंने ये बीज सिलेबल को पकड़ा, जो एम फॉर मेन, ओ फॉर ओरिजिन एंड ईथर। जो ईथर का जो मेन ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि जहां हम जन्म होते हैं और मर जाते हैं, रिसाइकल को, उसको मदर बताया। इसी तरह हर एक वर्ड को इन्होंने क्या किया, गलत ऊर्जा से बांध दिया। और जितनी बार हम उसको उच्चारण करते हैं, मंत्र की तरह वो रिसाइट हो रहा है। तो जब हम इन सारे नेगेटिव चीजों को, अगर जब जितनी बार हम बोलते हैं, सोचते हैं, इवन मैं अगर मेरी माँ को अगर मदर के रूप में अगर मैं विजुअलाइज करके उसके प्रति मैं दुख भी प्रकट करूं, दैट मीन्स वो जो मदर का जो ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो प्रतिफलित होगा, वो अच्छा ट्रांसम्यूट होगा। अगर मैं अपनी संस्कृति के अनुसार उसको ढूंढूं कि नहीं, माँ का जो शब्द है वो मातृत्व को दिखाता है। अगेन, जी मातृ जो है वो मैटर है, मैटर जो है वही मैट्रिक्स है, क्योंकि ग्रीक में उसका ओरिजिन है मैटर। जी सो इसी तरह अगर हम हर चीज को अगर खोजें और कनेक्टिव पॉइंट को जोड़ें, एक धारा नहीं, हमको सब चीज को मिलाना है, तभी हम जो एक्चुअल ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है उसकी धारा को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि ये डुअलिटी की लड़ाई है। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। राइट जो है वो क्लेयरवॉयंस, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, और लेफ्ट जो है लॉजिक और साइंस को दिखाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सारे धर्मों के अंदर दो सीक्रेट सोसाइटी ऑल टाइम चलती है, एक साइंटिफिक सीक्रेट सोसाइटी, एक स्पिरिचुअल सीक्रेट सोसाइटी। और दोनों इंसान का जो कॉन्शियसनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम चीजें डेवलपमेंट के नाम पे ले आया है। चाहे खाने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे हमारा जो बोलने का भी है, जो आज हम बोल भी रहे हैं, वो सब चीजें उस नेगेटिव ऊर्जा से बनी हुई चीजें हैं। जी जी। इसमें वीक डेज मतलब वो वीक, वो ऐसा ऑब्वियसली। बहुत सारे वर्ड्स में ऐसा होता है। जी जी जी। बहुत सारे, जी इवन जैसे कि लास्ट टाइम हमने उस चीज को एक्सप्लोर किया था जिसमें इस रा और एल को बताया कि इसराइल है। जी आपने देखा होगा कि वो गुजरात से भी छोटा सा जगह है, लेकिन पूरी जी दुनिया को आर्म्स वो पहुंचाता है। और अगर दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का डिफेंस सिस्टम इसराइल के पास है, जिसको आयरन जी डोम कहते हैं। उसके ऊपर कोई छोटा सा पटाखा भी छोड़े, उसको वो हवा से उड़ा सकता है। तो अगर आप देखा होगा कि इतना छोटा सा कंट्री इतना सारा क्वालिटी और टेक्नोलॉजी कैसा है, सिर्फ नाम से है। क्यों?
इस जो है वो ISIS जो मदर गॉडेस एनर्जी है, रा मतलब जो सन है, जो फादर है, उसको बताता है। और जो एल है वो इलोहिम मतलब जो सन है, बच्चा जो है, बेटा जिसको हम सन कहते हैं, SON, उसको बताता है। दैट मीन्स द ऑल क्रिएशन, जिसमें फादर ऊपर है, मदर नीचे है, और बीच का जो कड़ी है वो सन है। दैट मीन्स एंटायर एनर्जी को वो कंट्रोल कर रहे हैं। और वो जैसे चाहता है पूरा दुनिया वैसे चलता है। लोगों के अंदर ये एक भ्रांति है, US जा रहा है या रशिया जो चाह रहा है या तो चाइना जो चाह रहा है उसी हिसाब से चलता है। नो, इवन ये प्रोफेसी में भी यही कहा गया। जब इज़राइल के अंदर जेरूशलम में एक जो जगह है, वहां पे जब झगड़ा होगा फाइनली, दैट विल बी द की पॉइंट फॉर दिस एंटायर कैटेकलिज्म। दैट मीन्स प्रलय का वो स्रोत बनेगा, और जिसको बाइबल में ये लोग मिस इंटरप्रेट करके बोलते हैं कि World War III होगा। इसी तरह हर जगह ऊर्जा का ही कंट्रोल है। जो ऊर्जा को कंट्रोल करता है वो इलीट है। इलीट में भी अगर देखें, पहले EL आता है। ये EL कौन है? वो इलोहिम है। दैट मीन्स दो क्रिएशन को जो कंट्रोल करता है वो इलीट है। और EL आपने जितने सारे नाम में भी देखेंगे, वो उतना सारा ऊर्जा के स्रोत है। जैसे कि बाई बेल है, बेल है, घंटी ऊपर है। उसी तरह सब चीजों का जो ऊपर का जो चीज है, दैट मीन्स मस्कुलिन एनर्जी को इस धरती पर एंटायरली इतना उठा दिया कि आप हर चीजों का दुष्प्रयोग करेंगे अपने मनोस्थिति के हिसाब से, वो तय है। तो इसीलिए फाइनली जिसको हम कुंडलिनी एनर्जी कहते हैं, या तो जो गॉडेस का जो एनर्जी है, जहां पे आपने देखा होगा कि दो सांप है ऐसे, दैट इज द एक्चुअल डुअलिटी, मस्कुलिन एंड फेमिनिन। लेकिन उसका जो बीच का जो है इलोहिम, दैट मीन्स द क्रिएशन, उन तीनों चीजों को लेकर जब आप ऊपर उठाते हैं, दैट इज द एक्चुअल कुंडलिनी एनर्जी, जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन से फाइनली इस 26,000 साल के जब एंड होगा वो पॉइंट पे, वो एनर्जीज आ रही हैं। अब उसके प्रभाव से क्या होगा कि जितने सारे मस्कुलिन एनर्जी का जो स्रोत है वो कौन है? वो है इंसान खुद। क्योंकि उसके अंदर का जो ब्रेन का जो थॉट पैटर्न है, सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न है, उसमें मस्कुलिन एनर्जी का जो कंट्रोलिंग एनर्जी है, क्योंकि ये स्रोत के एनर्जी है, चाहे मस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। इवन डिवाइन फेमिनिन का जो एस्पेक्ट है उसमें बहुत सारे चीजें हैं। जैसे हम एक थाली में बहुत सारे व्यंजन होते हैं, उसी तरह। तो ट्रांस ह्यूमन वाला वीडियो में हमने ये चीज शेयर किया कि एक्चुअल में डिवाइन फेमिनिन क्या है, लेकिन उसको भी गलत परोसा जाता है। आजकल वो फेमिनिज्म हो गया है। जी। नहीं, वैसा नहीं है। तो उसी तरह डिवाइन मस्कुलिन का एक पार्ट को उठाया, जिसमें हर चीज आप क्रिएट कर सकते हो फादर की तरह, और कंट्रोल कर सकते हो। और उसी एनर्जी से ये एंटायर मैट्रिक्स को बनाया गया, जिसको हम होलोग्राफिक यूनिवर्स भी कहते हैं। तो जो फाइनली ये 26,000 साल के एंड में ये जो गॉडेस एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आएगी, उसी मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। और जो इस धरती पे डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी का भी जो छेड़छाड़ हुई है, उसको भी वो बैलेंस करेगा। दैट मीन्स अभी तक जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुंडलिनी साधना, ये वो सब चीजें गलत मार्केटिंग भी किया था, वो असल में कुछ है ही नहीं। वो लोगों को अगेन कंट्रोलर ही बनाता है एक एनर्जी का, कि वो कंट्रोल कर सके। इसलिए हमारे सनातन में भी कहीं कहीं पे शंकराचार्य जी ने हो या तो कोई और गुरु जो हैं, उन्होंने बताया कि तुम मुक्ति के पीछे भागो लेकिन सिद्धि के पीछे मत भागना।
जी। ये जो साधनाएं हैं वो सब सिद्धि के तौर पे ले जाती हैं। दे कंट्रोल द एनर्जी, और वो एनर्जी को कंट्रोल करने वाला एक ही है, वो है डिवाइन मस्कुलिन का एक एस्पेक्ट है जिसको कंट्रोलिंग मस्कुलिन एनर्जी कहते हैं। वो सिद्धि प्राप्त करके उस एनर्जी को क्या करता है, वो अपना जो मनोवांछित चीजों को वो प्रकट करने का ये करता है। इसलिए जितने भी स्पिरिचुअलिटी में सारे ये पैकेजेस चलते हैं कि ये कर लो तो वो हो जाएगा, दे अगेन स्प्रेड दैट कंट्रोलिंग मस्कुलिन एनर्जी, कि आप सिद्धि प्राप्त करो और इस मैट्रिक्स को और एंजॉय करो। बट अब वो वैसा नहीं होगा। जितने सारे स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लैक मैजिक है, कंट्रोलिंग एनर्जीज हैं, सिद्धि साधनाएं हैं, जो सिद्धि के लिए साधनाएं करते हैं, वो सब धीरे धीरे इस टाइमलाइन से जो 2024 का ये जो प्लूटो फाइनली एक्वेरियस में एंटर हुआ। प्लूटो है क्या असल में? प्लूटो, उसको हम हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर देखें तो यूरानस नेपच्यून प्लूटो जो है, वो उनको कहा गया है कि इंद्र है, वरुण है और यमा है। यमा लोक जिसको हम कहते हैं कि मरने के बाद हम वहां पहुंच जाते हैं, दैट इज द लास्ट पॉइंट। और प्लूटो असल में होल्ड करता है उस अकल्ट एनर्जी का सही रूप लाने में। तो यानी कि जब ये फाइनली एक्वारियस से ये उठेगा, मतलब आगे बढ़ेगा, मार्गी होगा। पहले तो अभी पिछले 4-5 महीना जो वक्री था, उसमें आपने देखा होगा कि सभी का डिटैचमेंट हुई है, क्योंकि अब ट्रू एस्पेक्ट ऑफ अकल्ट का जो है रूप वो दिखाएगा, जो 8वां नंबर है। दैट मीन्स लूप जो कंटिन्यू हो रहा था, इट विल मर्ज एट ए पॉइंट, इंफिनिटी का जो मिडिल का जो सिंबल है। जो लोग कनेक्ट कर पाएंगे उस एनर्जी से, दोनों साइड को बैलेंस रख पाएंगे, दे विल सी द इवोल्यूशन। दैट मीन्स दोनों एनर्जी को जो बैलेंस करेगा, डिवाइन फेमिनिन को, डिवाइन मस्कुलिन को, और वो जो बीच में रहेगा, वो अपना इवोल्यूशन देखने के लिए तैयार हो जाएगा। और दो चीजों में जो बटा रहेगा कि यही सही है, ये नहीं है, चाहे वो लॉजिकल हो, ये चाहे ये डायरेक्ट, ये जो हम जो राइट ब्रेन का जो कैपेसिटी है उसी में रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इस आने वाले एनर्जी को वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। तब क्या होगा कि उनको कहा जाता है कि एंटी मैडनेस। कैसे होगा कि अपने अंदर जो कंट्रोलिंग पावर है, ऊपर से जो क्रिएशन का जो पावर आ रहा है, ऊर्जा आ रही है, वो दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो अंदर जो कंट्रोलिंग एनर्जी या तो कंट्रोलिंग एस्पेक्ट है, वो क्या करेगा, और उसमें रेवोल्यूशन क्रिएट करवा देगा उसके माइंड में। तब क्या होगा कि इंसान का दिमाग फटेगा, वो पागलों की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जो सारे परिवर्तन है दुनिया में हो रही है उसको अच्छा नहीं लगेगा, और वो चाहेगा कि कंट्रोल करे। जैसा ये सारे कबाल लीडर्स हैं, इलीट्स हैं, उन सब का होने वाला है। इसलिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को इन चीजों का बैलेंस करने सीख सीखें, ताकि वो अपना जो रियल एवोल्यूशन है वो देख पाए। जी। इसके लिए जो है हार्ट हार्ट रीसेट करना होगा मेरे, बराबर। तो मतलब हमें विज्ञान में ऐसा ही सिखाया गया है कि हार्ट का काम क्या है, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन करना और हर एक अंग के पास ब्लड सर्कुलेट करना। तो ये आध्यात्मिकता में और हार्ट को रीसेट करने का क्या महत्व है, और इसका असली काम क्या है? देखिए, जैसे कि हम स्पिरिचुअलिटी में ये देखते हैं कि हमारे जो शरीर है उसमें 7 चक्र है, और 7 चक्रों का
मार्केटिंग के तौर पे लोग उसके एस्पेक्ट बेचते हैं। एस्पेक्ट यानी कि उसका जो प्रभाव है। कोई बोलते हैं कि तुम्हारा अगर पैसे का ब्लॉकेज है तो तुम मणिपुरा चक्र खोल दो, तुम्हारे पास पैसे ही पैसे आएंगे। क्या बेचा जा रहा है? उसका क्वालिटी। लेकिन उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका गठन है, उसको अगर देखें तो पता चलता है कि यहाँ पे एक सेक्रेट ज्योमेट्री को यूज किया जा रहा है चक्रास के ऊपर। जैसे आप देखें कि मूलाधार है तो उसको डाउनवर्ड ट्रायंगल है, दैट मीन्स इट्स ए डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट। फिर वो उसके ऊपर उठते उठते जब मणिपुर आती है तो वो अपवर्ड ट्रायंगल है, दैट मीन्स दैट इज ए डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी का एस्पेक्ट है। तो जब फाइनली हम हर एक चक्र को देखते हैं, वो एक ही चक्र है जहां पे दोनों बैलेंस्ड फॉर्म में है। वो है हार्ट चक्र, जिसमें अपवर्ड ट्रायंगल भी है, डाउनवर्ड ट्रायंगल भी है, जिसको हम न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में ये देखते हैं, जिसको हम मर्कबा कहते हैं। मर ख बा, और उसी को ही अपभ्रंश करके मरहबा आ गया। बराबर। जो ये मिडिल ईस्ट वाले किसी को प्रेज करने के लिए कहते हैं। प्रेज इन द सेंस वो उसके स्थिति से सामने वाला बेहतर में है। मरहबा मरहबा कहते, दैट मीन्स मरखबा जो है, दैट मीन्स ही इज ए बैलेंस्ड पर्सन। ओके। और ग्रीन दिखाया गया, दैट मीन्स फर्टिलिटी। जो हमारे पूरे ग्रीनरी है, प्रकृति है, नेचर है, दैट मीन्स वो मदर से भी उतना अटैच्ड है, और क्रिएटर जो सोर्स है उससे भी इक्वली अटैच्ड है। इसलिए आपने देखा होगा कि नीचे तीन चक्र है, ऊपर तीन है, वो बैलेंस्ड है हृदय में। और ये भी देखा कि जब हम उसके हिस्टोरिकल रिसर्च भी करते हैं कि हृदय का क्या इंपॉर्टेंस है, तब पाया गया कि हृदय में बहुत सारे सीक्रेट चैम्बर्स अवेलेबल हैं, जो मेडिकल साइंस भी जानबूझकर नहीं बताता है। और वो बताते हैं कि उसके अंदर इतने सारे कैपेबिलिटीज है, अगर उसका रियल फॉर्म और गठन अगर दुनिया को बता दी जाए, तो मानवता के अंदर का जो चेतना है और जो सोल का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरी दुनिया को मिल सकता है। उसका रेफरेंस हम देखते हैं कि जेम्स माहू का विंग मेकर्स के कॉन्सेप्ट में आती है। और जो फ्रैंक चेस्टर हैं, उनका जो सेक्रेट ज्योमेट्री है, जिसमें हृदय का एक जो पूरा जो चित्र है, मेडिकल साइंस में हम देखते हैं हृदय का एक चित्र है, उसको जब हम ज्योमेट्री के अंदर अंकित करते हैं तो वो एक आइकोसाहेड्रॉन का अलग रूप गठन होता है, उसमें एक डिवाइन एस्पेक्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 1878 में एक अननोन साइंटिस्ट थे, मतलब उनका सारा रिसर्च को दबा दी गई। उन्होंने जब ये चीज को देखा कि असल में जो सूर्य है, जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन है, उसका भी मूवमेंट है, तो वो किसके चारों तरफ घूम रहा है, तब उन्होंने देखा कि जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन है, किसी और हायर एक सन या तो सूर्य है, उसके चारों तरफ वो घूम रहा है। लेकिन उसका जो घूमने का जो तरीका है, मतलब जो जिस पाथ में वो घूम रहा है, वो कुछ हम्म। अलग है। तब उसने क्या किया कि अपने जो उसका जो टेलीस्कोप था, और भी बहुत सारे जो फिजिक्स का जो इक्वेशंस थे वो बनाता था, उसके अंदर वो नोट किया वो सारे पॉइंट्स को, कैसे कैसे वो घूम रहा है हमारा गैलेक्टिक सेंट्रल सन। तो जब उसका पूरा जब साइकिल उसने बना दिया, जिस पॉइंट से घूम रहा है और जिस पॉइंट पे सेम पोजीशन में आ रहा है, तब वो सारे पॉइंट्स को जब इकट्ठा किया, तब पता चला कि वो 108 पॉइंट है, जहां से वो पाथ बदल रहा है।
अपना रास्ता बदल रहा है। तब उन्होंने सारे पॉइंट्स को जोड़ा, जैसे हमारे ये न्यूज़पेपर में आता है कि एक एक पॉइंट जोड़ो और चित्र बनाओ। गुजरात में जी। बाल भास्कर आता है, हाँ। उसमें आता है पॉइंट्स को जोड़ो और चित्र बनाओ। वैसा उन्होंने सारे पॉइंट्स को जब जोड़ा, तब लोगों को ये आश्चर्य होगा। वो मैंने वो सेशन में वो फोटो शेयर किया था। वो बनता है ह्यूमन हार्ट का चित्र, जो मेडिकल साइंस में हम देखते हैं कि हार्ट का वैसा चित्र है। अच्छा। तब उन्होंने बोला कि जो हम सही में कहते हैं संस्कृत में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, वो रिप्रेजेंटेशन था उस साइंटिफिक स्टडी का। और उसको आगे लेकर फ्रैंक चेस्टर ने जब रिसर्च किया, तब उन्होंने कंफर्म किया कि ये सही में ये एक सेक्रेट ज्योमेट्री है, जिसके अंदर 8 सीक्रेट चैम्बर है। जो 8वां चैम्बर है वो बीच में है। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं था कि ये चैम्बर अगर ओपन हो तो इंसान का जो कॉन्शियसनेस है वो इतना ऊपर उठ सकता है। जी। उस चीज को जब हम विंग मेकर में लेकर आए, जेम्स माहो का बात को, तब पता चलता है कि वो चैम्बर हमारे शरीर के हार्ट में ही सुसुप्त अवस्था में है। तब ये चीजों को क्या है, हमको खुद ही इंटरकनेक्ट करना है। बराबर। नहीं तो क्या है, हम चर्चाओं में पड़ जाते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि नहीं ये पर्सन सही बोल रहा है, वो पर्सन सही बोल रहा है। सभी सही बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर सत्य को प्रकट करना है तो आपको एक पॉइंट पे आना पड़ेगा। फिर बराबर। उन जो हार्ट का कॉन्सेप्ट जेम्स माहो के ये में आया, उस चीज को जब हम इस सीक्रेट चैम्बर के ऊपर रखते हैं तो पता चलता है कि दो चीजें मेन है। पहला, इंसान का जो कॉन्शियसनेस है, जो जिसको हम चेतना शक्ति कहते हैं, उसका स्रोत जो है उसके सोल से इक्वली बंधा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर नरोदा के 5th इंटरव्यू में ये कहा गया कि वो एक माइलस्टोन है जब साइंस खुद सोल का जो एग्जिस्टेंस है सही में है करके, जो अभी तक मेडिकल साइंस मना कर रहा है, उसका एग्जिस्टेंस को जब वो प्रूफ कर देगा, वो इंसान का चेतना का एक नया पड़ाव होगा। और वो असल में एक शिफ्ट होगा जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से नकार के अपना स्वतः डिवाइन इंटेलिजेंस को वो जागृत करेगा। बराबर। तब बात आती है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हमको खोजना चाहिए। तब पता चला कि जेम्स माहो का और एक इंटरव्यू है जिसको हम प्रोजेक्ट कॉन्शियस मीडिया नेटवर्क कहते हैं, जिस पब्लिकेशन के थ्रू उनके सारे बुक्स छपते हैं, उनमें ये हार्ट के कॉन्सेप्ट को और क्लियर तरीके से बताया, जिसके अंदर हार्ट रिसेट और हाउ टू एक्टिवेट योर एनर्जेटिक हार्ट को बताया। तब बराबर। उन्होंने, मतलब अगेन हम फ्रैंक चेस्टर की जो रिसर्च है उसको फिर हम इसके साथ जोड़ते हैं, तब वो पता चलता है कि जेम्स माहू उसी सीक्रेट चैम्बर के बारे में बता रहे हैं जिसको 1878, मतलब करीब करीब 200 250 साल पहले जो रिसर्चर जो रिसर्च करके पता करके गए कि हमारा जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन का जो जो रास्ता है, उस ग्रेट सेंट्रल सन के चारों तरफ घूमने का हृदय का जो चित्र है, वो उसी सीक्रेट चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम तीनों चीजों को एक रास्ते में देखें, गैलेक्टिक सेंट्रल सन का जो एक पूरा 26,000 साल का एक चक्र को अगर हम देखें, उस जिस परिस्थिति में, जिस डिवाइन परिस्थिति में जो इंसान था, वैसे कॉन्शियसनेस में फिर पहुंच रहे हैं।
अच्छा। असल में हार्ट का जो पूरा जो चक्कर है वो पुनर्निर्माण हो रहा है। हम्म। तो दैट मीन्स जो हमारा कॉन्शियसनेस का स्टेट उस समय था, जिस डिवाइन परिस्थिति में जब हम थे, उस परिस्थिति में वापस जा रहे हैं। जी। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? हम सभी के ऊपर है। आप हैं तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है, आपको ही जागृत करना है। तो उसमें जेम्स माहू ने कहा कि जब हम ये कहते हैं संस्कृत में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो वो ब्रह्मांड है कहाँ? तब हम बहुत सारे चित्र को जब हम फाइंड आउट करने लगते हैं तब पता चलता है कि हृदय का जो चक्र है, जिसको हम हार्ट चक्र कहते हैं, वहां पे बताया कि विष्णु और लक्ष्मी वास करते हैं वहां पे। और वहां पे एक चक्र को, मतलब इलिप्टिकल चक्र को बताया कि यही ब्रह्मांड है। बराबर। और उसी चीज को जब हम जेम्स माहू के बातों को साथ में रखते हैं तब पता चलता है, उन्होंने कहा कि जो ये जो पाइप है, उसको उन्होंने कहा कि सेंट्रल चैनल का एक पाइप है, और उन्होंने नाम दिया एक्सिस करके। एक कहा कि एक वर्टिकल एक्सिस है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और वर्टिकल एक्सिस में हमारे सारे सूर्य वास करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये सारे प्लैनेट्स हैं। अच्छा। वो अगर जब हम बैलेंस करते हैं, वो एक पॉइंट पे मिलते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये जो थाइमस है, वो थाइमस पे हमारा मिलते हैं। जो असल में हृदय का जो जगह है वो ये नहीं है, वो ये है। मेडिकल साइंस में अभी भी डिबेट्स होती है कि हृदय लेफ्ट में है या राइट में है। वो असल में सेंटर में है, और चेस्ट से थोड़ा ऊपर है, उसको जो जगह है। लेकिन जो हृदय का जो बेस है, जिसको हार्ट का बेस कहते हैं, वो यहाँ है। इसलिए बराबर। स्पंदन जो है, जैसे हम कोई अगर लॉजिकली देखें, मोटर है, हम कभी छत पे नहीं लगाते हैं मोटर को पानी खींचने हम्म। के लिए। हमेशा हाँ। कुएं के अंदर या तो बोरिंग के अंदर नीचे डालते हैं। सो इसी तरह बराबर। जो स्पंदन है हृदय का, उसके बेस में है। यानी कि जो मोटर है, जो ब्लड को धकेलता है पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए, वो नीचे है। तो स्पंदन यहाँ होती है, तो हम कह हम्म। देते हैं कि हृदय यहीं है। नहीं, हृदय का सेंटर यहाँ है, हम थाइमस पे। और उस जगह पे जब हम कंसंट्रेट करके सिर्फ श्वास को लेना है, और जब श्वास ले रहे हैं तो वर्टिकल एक्सिस पे फोकस करना है, और श्वास जाकर अटकता है हमारा नाभि पे। इसीलिए हमने देखा कि जो हमारा जो अम्बेलिकल कॉर्ड है, जिसको हम नाभि से निकलता है, मदर से जुड़ता है, वो नाभि पे हमारा एक पॉइंट रहता है। इसी चित्र को हम देख सकते हैं विंग मेकर का एंशियंट एरो का जो 24वां इमेज है, उसमें उसी कॉर्ड को बताया। दैट मीन्स अच्छा। ये 2024 से एक ऐसी चेतना में बदलाव आएगा, ह्यूमन अपने रियल कॉन्शियसनेस में जन्म होगा, जो वो पहले था। उस चित्र में वो क्लियरली बताया है। सो इसी तरह हम अगर हर चीजों को अगर जोड़ कर देखते हैं, तो बहुत सारे सत्य हमारे को खुद को पता चल जाता है। हम किसी जी। कॉन्ट्राडिक्शन में पड़ते ही नहीं। हम अपना काम करते हैं, और लोगों को जो बराबर। थोड़ा बहुत बताना है वो बताते हैं। बाकी जिनको चर्चा करके किसी को नेगेटिव पॉजिटिव बोलना है, दे आर एंजॉइंग द डुअलिटी। वो अपने बराबर। डुअलिटी को खाली एंजॉय कर रहे हैं। फलाने गुरु ने अच्छा बोल दिया, इसने वो चीज कहा था। आप ढूंढो और चीजों को जोड़ो, और खुद रास्ता बनाओ। क्योंकि बराबर। इवोल्यूशन का जो पाथ है वो खुद के ऊपर है। जी। अदरवाइज फिर एंड टाइम मैडनेस से फिर कैसे कौन बचेगा? बराबर है। जी। जी, धन्यवाद। आपने इतनी सारी अच्छी बातें वो भी साइंटिफिक वे से बताया, जो लोगों को हार्ट हार्ट का मतलब ऐसे कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना साइंटिफिक और इतना डिटेल में
इसका स्पिरिचुअल इतना सारा महत्व है। और ऐसे हम आगे और भी सेशन करते रहेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी क्लियरिटी आए और उनकी अवेकनिंग में ज्यादा मदद हो सके। धन्यवाद गौर हरि जी, आपने इतना जी अच्छा ज्ञान हमारे साथ शेयर किया। जी।